हम्म। तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर बहुपद चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो मुझे कोई बताएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं बच्चों? हम्म। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसमें एक चर हो, जो रैखिक हो और जो समीकरण हो। तो तीन चीजें होनी चाहिए। पहले समीकरण के लिए आप देखिए, समीकरण के लिए बच्चों क्या होना चाहिए? इक्वेशन कब होती है? जब उसमें इक्वल टू का साइन हो और दो पक्ष होते हैं, तब वो आपकी समीकरण होती है ना। जहां इक्वल टू का साइन हो वहां पे वो आपकी समीकरण होती है। उसके बाद रैखिक, रैखिक होने के लिए बच्चों क्या होता है कि आपका पहले एक चर वाले का मतलब एक चर हो, चर कितने होने चाहिए, वेरिएबल एक चर हो, एक अक्षर हो पूरी इक्वेशन में। और रैखिक का मतलब जो चर की घात हो, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों रैखिक के लिए? एक। एक। वेरी गुड। चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक। तो कोई एक एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों एक चर वाले रैखिक समीकरण का? कोई एक एग्जाम्पल बताओ बच्चों, चाहे मैसेज में टाइप करके बताएं, चाहे माइक पे बताएं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कोई भी उदाहरण। हाँ। नहीं, रैखिक समीकरण कह रही हूँ बच्चों, बहुपद नहीं, समीकरण। समीकरण में इक्वल का साइन होना चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए, है ना। तो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। y+3 = b, ये भी नहीं होगा, इसमें दो चर आ गए y और b। एक चर वाला रैखिक समीकरण में केवल एक ही अक्षर आएगा, एक चर। यहाँ पे आपने y और b दो अक्षर ले लिए, दो चर हो गए। y+3 = 3, ये बिल्कुल सही है। y+3 = 3, तो इसमें ये एक इक्वेशन भी है, समीकरण है, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। एक चर है y और y की अधिकतम घात भी कितनी है? एक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण, बिल्कुल सही। x-6 = 3, x-6 = 3, b+4 = 8, ये भी बिल्कुल सही। ये सब आपके क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है, क्योंकि ये इक्वेशन है, समीकरण भी है, इसमें एक चर है और चर की घात भी अधिकतम कितनी है? एक। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हुए। तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पोल में दें। आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम कर दिया। हम्म। मैम दोनों ने गलत कर। हम्म। ध्यान से सभी बच्चे बताएं, आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की बतानी है। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। मैं कर। हम्म। तीन बच्चों को आंसर और देने हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। 16 में से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए। तो देखते हैं क्या गलती करी बच्चों। आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी थी, जिसमें एक चर हो, जो रैखिक हो
और जो समीकरण हो। तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं, क्या ये समीकरण है बच्चों? इक्वल का साइन दिख रहा है? नहीं, ये समीकरण नहीं है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। ये बताइए, ये आपकी समीकरण है, इक्वल का साइन दिख रहा है, इक्वल का साइन दिख रहा है, समीकरण है, कितने चर हैं? एक चर है, एक्स आपका एक चर आ गया इसमें, और रैखिक भी है। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात एक है, तो ये आपका रैखिक भी है, एक चर भी है और समीकरण भी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं क्यों नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे दो चर आ गए आपके y और z, तो दो चर आ गए तो एक चर वाला हो ही नहीं सकता ये, तो ये भी गलत हो गया। फिर गुड उसके बाद, मैम। गुड इवनिंग बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए, समीकरण तो है, एक चर भी है, समीकरण भी है, एक चर भी है, लेकिन रैखिक नहीं है। रैखिक क्यों नहीं है? क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पे दो आ रही है, जबकि x की अधिकतम घात रैखिक के लिए कितनी आनी चाहिए? एक। यहाँ पर x की घात दो आ रही है, तो ये आपका रैखिक नहीं होगा। रैखिक होने के लिए चर की अधिकतम घात का एक होना जरूरी है। यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, इसलिए ये रैखिक नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बताएं बच्चों, जिन बच्चों ने गलत ऑप्शन लगाए थे ए और डी, उन्हें क्लियर हुआ कि वो यहाँ गलत थे। ए आपकी समीकरण नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, और यहाँ पर ये रैखिक नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात यहाँ पे दो आ रही है। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए रैखिक में? एक होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद आपने लास्ट टर्म पे क्या पढ़ा था? पक्षांतरण विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखा था, है ना? पक्षांतरण यस विधि मैम। द्वारा आपने सीखा था। पक्षांतरण विधि क्या थी? जल्दी से एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। समीकरण को हल करने के लिए आपकी एक विधि होती है, पक्षांतरण विधि। इसमें आपके समीकरण में चूंकि कितने पक्ष होते हैं? समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में अभी बच्चों आपने देखा था इक्वल का साइन होता है, इसके दो पक्ष होते हैं, ये होता है बायां पक्ष, और इक्वल के दूसरी तरफ होता है दायां पक्ष, है ना? तो दो पक्ष होते हैं, इनमें आप इसे पक्षांतरण करके, मतलब एक पक्ष को दूसरे पक्ष पे ले जा करके सॉल्व करते हैं और चर का मान निकालते हैं, है ना? यही तो था बच्चों। और आपसे क्या कहा गया था? एक आपको बताया गया था कि समीकरण का हल समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। समीकरण का हल समीकरण को संतुष्ट करता है, मीन्स जो उसका सोल्यूशन होगा वो उसमें वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में, तो वो सेटिस्फाई होगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे उसकी मान रखने पर। तो पक्षांतर विधि में और बच्चों आपने क्या सीखा था कि माइनस इक्वल के दूसरी साइड जाकर किस में बदल जाता है? प्लस में। प्लस इक्वल के दूसरी साइड बदल जाता है किस में? माइनस में। गुणा का चिन्ह जो है वो दूसरी तरफ किस में बदल जाता है? भाग में। और भाग का चिन्ह पक्षांतर बनने में दूसरी ओर किस में बदल जाता है? गुणा में। क्लियर है बच्चों? यस। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। आपको 4z प्लस 12/2, 12/5 कर लेते हैं, 12/5 इज इक्वल्स टू z प्लस 3/5। इसे सॉल्व करना है, बताइए बच्चों क्या आएगा आपका? सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले क्या करने की कोशिश करनी होती है? समान पदों को एक तरफ ले जाने की कोशिश करिए। पक्षांतरण में समान पदों को एक तरफ, एक पक्ष पे ले आए। जो भी समान पद हो उन्हें एक पक्ष में ले आए। तो यहाँ बच्चों कौन कौन से समान पद दिख रहे हैं? मुझे समान पद बताइए। समान पद कौन कौन से हैं? 4z और कौन सा समान पद है? जेड जेड 4z और z जेड समान पद है। इसी तरह 12/5 और 3/5 समान पद है ना? तो इन्हें एक पक्ष में ले जाएं। जब प्लस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो वो किस में बदल जाता है? माइनस में। तो z को जब हम इधर ले जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड, तो वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? यहाँ z प्लस का था, दूसरी तरफ ले गए, किस में चला गया? माइनस में।
अब ये आपका 3/5 है, यहाँ पर 12/5 प्लस का था, दूसरी तरफ ले गए, किसमें आ जाएगा, माइनस का 12/5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। 12/5 को इक्वल के उधर ले गए तो आपका प्लस का चिन्ह किस में बदल गया, माइनस में, माइनस का 12/5 हो गया। क्लियर है? यहाँ बताएं इस लाइन में किसे दिक्कत है, पक्षांतरण कर रहे हैं, समान पदों को क्या करा हमने, एक पक्ष में ले गए, समान पदों को एक पक्ष में ले गए, एक पक्ष में पक्षांत ले गए या पक्षांतरण कर दिया, उसका उसके पक्ष बदल दिया, बाएं को दाएं पक्ष में ले गए, दाएं को बाएं पक्ष में ले गए, तो किसे ले गए, समान पदों को, ताकि हम उन्हें जोड़ और घटा सकें। अब बताएं बच्चों, आंसर आया आपका, z की वैल्यू बताएं क्या आ रही है, ये आपकी 4z माइनस z कितना हो जाएगा, 4z में से एक z हटाएंगे 3z है ना। यहाँ पे बताइए 3/5 माइनस 12/5, दोनों का हर सेम है, दोनों का हर सेम है, तो 5 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। बताएं बच्चों, 5 कॉमन ले सकते हैं, यस दोनों मैम। है, दोनों का हर 5 है, 5 का नो। कॉमन, अंश में क्या आ जाएगा, 13, 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 आ गया, तो बताइए बच्चों कितना बचेगा, 3 में से 12 घटाएंगे तो, नो। चिन्ह बताएं। माइनस का। हाँ, माइनस का 9/5, वेरी गुड, माइनस का 9/5, 3z की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9/5, और z की वैल्यू बताएं आप, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू बताओ बच्चों, यहाँ पे z क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 3z की वैल्यू माइनस का 9/5 आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 की गुणा हो रही है z से, तो आपने सीखा है कि जो गुणा होती है वो पक्षांतरण के बाद किस में बदल जाती है, भाग में, तो 3 यहाँ पे गुणा में हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा, बटे में, बटे में चला जाएगा, नीचे संख्या 3 आ जाएगी, तो वो किस में चला गया, बटे में चला गया, भाग में। तो अब इसे सॉल्व करिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपका कितना आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3/5। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस z मैम। की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 3/5, आपको 3 से भाग भी तो देना है, तब आपकी z की वैल्यू आएगी, 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/5। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। बताइए, किसी यस को भी मैम। कोई डाउट हो, ये क्लियर हुआ कि गुणा की जो थी वो जब हम दूसरे पक्ष में लेके गए तो किस में चली जाती है, नीचे हर में, बटे में चली जाती है, जो भी आपकी गुणा की होगी वो दूसरी तरफ आपकी भाग में चली जाएगी। क्लियर है? बताएं बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए, एक क्वेश्चन पोल में बताएं, आपका क्वेश्चन है 3z+4 इज इक्वल्स टू 6+z, सभी बच्चे सॉल्व करके z की वैल्यू बताएं, z की वैल्यू कितनी होगी, आपको इस समीकरण को सॉल्व करके z की वैल्यू बतानी है। मैम कर दिया, ठीक है। अभी सभी बच्चों को कर लेने दें, फिर मैं बताती हूँ क्या आंसर सही होगा। अभी आधे ही बच्चों के पोल में आंसर आए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
मैम सी ने गलत कर दिया। बच्चों ध्यान से सवाल के आंसर दें। उसे आप चेक भी कर सकते हैं, जो आपका हल आ रहा है उसे अपने क्वेश्चन में रख के देखें, क्या दोनों पक्षों का मान समान आ रहा हो, तभी आपका वो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो उसे आप खुद से चेक भी कर सकते हैं बच्चों। मैम कर रखा है हमारे तो। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। सभी ने आंसर दिया बच्चों? कोई रह गया तो एक बार हैंड रेस करें। कोई रह दे गया दिया। है जिसे टाइम लग रहा हो अभी, बताएं। नहीं तो फिर मैं पोल एंड करूं बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 15 मैम में दे से दिया। 10 बच्चों ने सही आंसर दिया। एक बार देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चों। आपको पक्ष समान पदों को एक पक्ष में ले जाना है। 3z और z एक पक्ष में चले जाएंगे। 3z - z। इधर 4 और 6 समान पद है, 4 को उधर ले जाएंगे। तो जो इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2z। तो आपका 2z = 2 आ गया। तो z का मान क्या हो जाएगा, 2/2। जो यहाँ पे गुणा होती है वो दूसरी तरफ भाग में चली जाती है। 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। तो z का मान क्या हो जाएगा, 1। अब मैं इसे चेक करना भी एक बार आपको बता देती हूँ बच्चों। z का मान 1 आपका आंसर है, तो एक बार इक्वेशन में रख के देखें, सेटिस्फाई भी होगा। पहले बाएं पक्ष में रख के देखें। बाएं पक्ष में z का मान 1 रख के देखिए, कितना आ जाएगा, 3 × 1 प्लस का 4। 3 एकम 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह दाएं पक्ष में रख के देखें। दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा आपका, 6 + z। z का मान 1 रखेंगे, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो दोनों पक्ष में z का मान 1 रखने पर दोनों पक्ष में कितना आ रहा है, बराबर वैल्यू आ रही है। 7 = 7 के होता है। तो जब ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा समीकरण का हल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। एक क्वेश्चन और पूछें बच्चों। चलिए एक यस मैम क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए पोल में। 2y + 375y2 = 37y2। इस समीकरण को आपको हल करना है। हल करके y का मान बताइए कितना होगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को हल करके y का मान बताएं कितना होगा। 2y + 5y2 = 37y2। मैम अभी तक सभी कर लिया। अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर दें। मैम ठीक है। हम्म
बच्चों ध्यान से, समीकरण का जो हल होता है समीकरण को संतुष्ट करता है, तो आप उससे एक बार चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। 8 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों ने सही आंसर दिए थे। बच्चों ध्यान से आंसर दीजिए। बच्चों आपको ना आंसर चेक करना सीखना है कि आंसर को साथ साथ चेक भी कर लिया करो, या तो कैलकुलेशन ठीक करो या फिर गणना भरने में लग रहा है कि आपको कहीं गलती हो सकती है तो उसे चेक कर लिया करो। जो इक्वेशन का जो आंसर होगा वो उसे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बताएं, आधे बच्चों ने आंसर गलत दिया है, 12 में से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 ने गलत दिए हैं। बच्चों ध्यान से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों, काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है। क्या नहीं समझ में आया बच्चों? 16 में से सिर्फ 6 बच्चों ने सही आंसर दिया। आपको पक्ष समान पदों को ढूंढ के एक पक्ष में ले जाना होता है, तो यहाँ पे आपका ये दोनों समान पद है, इसे आप दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो प्लस का चिन्ह किस में बदल जाएगा? माइनस में। ये क्लियर है बच्चों? 37/2 माइनस का 5/2। अब दोनों का हर में 2 आ रहा है, तो हर के 2 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 37 माइनस का 5। अब सॉल्व करिए, 37 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 32/2। 32/2 हो गया, तो आपका क्या आ रहा है? 2y इज इक्वल टू 32/2 आ रहा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 7 6 12, तो ये आपका 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब यहाँ पे 2 की गुणा हो रही है y से, बराबर 16 के है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो यहाँ पे गुणा होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके भाग में चला जाता है। 16 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों? 8, ना कि 16। तो y का मान कितना आ रहा है? y का आपका मान आ रहा है 8। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? आपको y का मान निकालना था, y का मान कितना आया? 8। सभी बच्चे नोट करें, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सभी बच्चे नोट करें, अधिकतर बच्चों ने ए आंसर दिया है। आपको y का मान निकालना था, 16 कैसे आया बच्चों? पहले आपको यहाँ पे भी भाग देना है, 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 आ रहा है, लेकिन 16 तो 2y की वैल्यू आ रही है। 16 किसकी वैल्यू आ रही है? 2y की वैल्यू आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी आधी, y की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है बच्चे, एक बार भी डी टाइप करेंगे तो भी मुझे यस मैम, ये कहा था क्या? क्या बच्चे? ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पाई का मान कितना आ रहा है? 8। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो आगे चले बच्चों। नेक्स्ट सभी बच्चे हेडिंग डालें, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड का सार गुणनखंड जो सभी में कॉमन होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, उनकी विधि से फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे सार गुणनखंडों की विधि से। एक बार सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, गुणनखंड, सार गुणनखंडों की विधि। बच्चा मेरा नाम नुपुर है, NUPUR। अनुप्रिया
ठीक है, हेडिंग डाल लिया बच्चों, गुणनखंड सार्व गुणनखंडों की विधि। तो देखते हैं ये विधि है क्या। तो जैसे यहाँ पे आपका व्यंजक होता है 5xy प्लस, क्या बच्चे, आपका ये आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। बच्चे आवाज कट कट के आ रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखिए, या घर में ऐसी जगह जाइए जहां पर नेटवर्क अच्छे आते हो। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक है 5xy+6। तो ये इसे हम व्यंजक कहते हैं। व्यंजक में दो पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। तो एक पद हो गया आपका 5xy, दूसरा पद हो गया 6। अब 5xy के हमें क्या करनी है, गुणनखंड। तो 5xy किस किस से मिलकर बना है, 5 से, 5 की गुणा x से करी, x की गुणा y से करी, तो आपका वो सबकी गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा, फिर से 5xy मिल जाएगा। ये हमने क्या कर दिए, इसकी गुणनखंड कर दिए। इसी तरह 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 के हमने गुणनखंड करे, क्या मिल जाएगा, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 हमने क्या करा, अभाज्य संख्याओं में हमने क्या कर दिए, इसके गुणनखंड कर दिए। अभाज्य संख्याएं बच्चों याद है ना, अभाज्य संख्याएं आपकी वो संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से या एक से भाग दिए जा सकते हो, वो आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये आपकी इस तरीके की कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो हमने 6 को अभाज्य संख्याओं में भाग गुणनखंड कर दिए। कितना आ गया, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। तो Yes, ma'am. व्यंजक आपका 5xy+6 व्यंजक है, उसमें 5xy और 6 आपके पद हैं। पदों के हमने क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। मैम कर लिया था। ठीक है, सभी ने नोट किया। ये हमने इसके क्या कर दिए, गुणनखंड कर लिए। 5xy के गुणनखंड हो गए, 6 के 2 और 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन गुणनखंड देखने हैं। तो कॉमन गुणनखंड यहाँ पे बताएं, कोई कॉमन है इन तीनों और इन दोनों में से, कोई पद ऐसा है जो दोनों में आ रहा हो, क्या कोई एक ऐसा है गुणनखंड जो दोनों में आ रहा हो, दोनों में दिख रहा हो। क्या 5 दोनों में है, नहीं। क्या x दोनों में है, नहीं। दोनों में है, नहीं। न 2 न 3, दोनों में कोई पद कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई पद दोनों में कॉमन नहीं हो, तो अब आप सार्व गुणनखंड क्या कह दोगे। गुणनखंड हमें इसमें और इसमें देखना है, क्या कुछ कॉमन है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आई। यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा आपका 1। ये भी लिख लें, इसमें कॉमन फैक्टर सार्व गुणनखंड कितना हो गया, 1। लिख लिया बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड क्या होता है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, सभी पदों में कॉमन हो, उसे हम सार्व गुणनखंड कहते हैं। जब यहाँ पे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं था तो हमने उसे 1 दे दिया। ठीक है, तो वो गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, सभी पदों में। पदों में देखिए, तो मैंने पदों की बात करी, ये पूरा आपका एक पद है, ये पूरा एक पद है। तो वह गुणनखंड जो सभी पदों में कॉमन हो, सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, वो आपका सार्व गुणनखंड कहलाता है, कॉमन फैक्टर। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखें, वह गुणनखंड जो सभी पदों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, वो आपका सार्व गुणनखंड कहलाता है। नोट किया बच्चों। मैम कर रहे। हाँ हाँ, कर ले, मैं रुकी हूँ 2 मिनट। ठीक है, अब एक उदाहरण देखें। तो यहाँ पे देखिए आपके 2 पद हैं, एक है 12xy² और दूसरा है 6। तो इनके गुणनखंड करें पहले। गुणनखंड करें, 12xy² का गुणनखंड क्या होगा, बताएं बच्चों। 12 के गुणनखंड करें पहले, 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 12 के अभाज्य संख्याओं में बांट के बताएं। 12 किस किस 2 से, गुणा 3 गुणा 6।
हाँ, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 हो जाएगा। फिर आपका x एक बार आ रहा है तो x आ जाएगा, y स्क्वायर आ रहा है तो y स्क्वायर के गुणनखंड करके बताएं क्या आएगा। y स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा। y गुणा मैम 2 बार y। बिल्कुल सही, y स्क्वायर मतलब y गुणा y। तो ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। तो इसी तरह Yes, मुझे 6 के गुणनखंड बताएं, 6 के गुणनखंड क्या होंगे। 2 गुणा 3। बिल्कुल, ये आपके हो गए गुणनखंड। अब मुझे बताएं सभी बच्चे, 7 गुणनखंड क्या होंगे जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, इन दोनों पदों में उभय। मैम 2 और 3। बिल्कुल सही। तो सभी बच्चों को दिख रहा है कि 2 गुणा 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 गुणा 3 यहाँ भी आ रहा है। तो आपके वो 7 गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3। चाहे आप 2 गुणा 3 कह लो या 2, 3। तो ये आपके पद में ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। 2 गुणा 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 गुणा 3 यहाँ भी आ रहा है। क्लियर है। यस मैम। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। तो 7 गुणनखंड क्या होता है, जो सभी पदों में आपका उभयनिष्ठ हो, वो गुणनखंड आपका 7 गुणनखंड कहलाता है। मैम उतार लिया। ठीक है, तो ये आपका था। हमने इसके गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, x इंटू वाई, यहाँ पे 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 हमारे दोनों में आ रहे हैं, तो 2 गुणा 3 आपका क्या हो जाएगा, 7 गुणनखंड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट बताओ बच्चों, इसमें कॉमन क्या होगा। एक्स वाई स्क्वायर जेड, दूसरा टर्म है आपका 25 x² y z, और तीसरा टर्म है 16 x y z²। इसमें 7 गुणनखंड बताएं बच्चों, क्या आएगा कॉमन फैक्टर। सभी बच्चे बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो सभी पदों में कॉमन हो, सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, वो आपका 7 गुणनखंड बताएं। xyz। सभी बच्चे बताएं। x और y z। एक्स वाई और जेड। तो एक बार सभी बच्चे देखें कैसे आया। x y² z के गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा आपका x y y z। 25 x² y z के गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5 25, x 2 बार आएगा, फिर y एक बार, फिर z। 16 के गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16। फिर x y z और z² है तो z 2 बार आएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका कोई कौन से सभी संख्याओं में कौन से उभयनिष्ठ है। आपका सभी में x एक बार आ रहा है, सभी में x एक बार आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये आपका 7 गुणनखंड में एक x आ जाएगा। फिर y देखिए, y सब में एक एक बार आ रहा है, एक बार यहाँ भी आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो y आ गया आपका सार्वभौमिष्ठ में, उभयनिष्ठ में। फिर z एक बार सभी में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया x y z। आपका 7 गुणनखंड हो जाएगा कितना, x y z। बेटा 2 सब में नहीं आ रहा है, 2 केवल 16 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। 25 में 2 नहीं आता, 25 5 इंटू 5 25 होता है, और इधर भी एक्स वाई स्क्वायर में 2 नहीं आ रहा है। तो 2 नहीं है, केवल एक्स वाई जेड आपका आ रहा है कॉमन। क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, महावीर कोहली के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आपका 2 नहीं आएगा। और बच्चे ये किस उसका लिंक दे रहे हैं आप, किस उसका है ये, आपकी इसी वाली क्लास का लिंक यहाँ पे क्यों शेयर कर रहे हैं। चलिए बेटा, फिर ये 2 इंटू 23 ये क्या लिखा है। महावीर कोहली के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा आप मैसेज में क्या लिख रहे हो, पहले 2xyz फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 23, ये क्या है। आपका सिर्फ एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो सार्व उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं आपको। अब इनमें से सात गुणनखंड क्या है ये बताना है। 2x, 3x स्क्वायर और 4, इन तीनों पदों में बताएं कौन सा पद गुणनखंड करके कि कौन सा आपका उभयनिष्ठ है। बेटा आप 2 into 3 क्या कर रहे हो? 2 into 3 कॉमन नहीं था, क्योंकि वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 और 3 सभी में नहीं आ रहा था। वो पद जो सभी में आए वो आपके, जो सभी में उभयनिष्ठ हो, वो गुणनखंड आपके सात गुणनखंड होते हैं। कर दिया। हम्म। सभी बच्चे ध्यान से बताएं कौन सा ऐसा पद, कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो सभी में उभयनिष्ठ है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। आपको सात गुणनखंड कॉमन फैक्टर बताना है। 2x, 3x स्क्वायर और 4, इनमें सभी में कॉमन फैक्टर क्या है? तीनों में कॉमन फैक्टर आपको बताना है। बच्चों आधी क्लास ने सही आंसर दिया है, आधी ने गलत। 12 में से 6 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 6 ने गलत दिया है। ध्यान से बच्चों आंसर दें। आपको इन तीनों पदों में कॉमन फैक्टर बताना है। सात गुणनखंड क्या होगा? हमारा हाथ गलती से बी पे लग गया। बच्चों जल्दी से इसका आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों। आधी क्लास ने गलत आंसर दिया है। बच्चों क्या नहीं समझ में आया? पहले आपको क्या करना होता है, इनके गुणनखंड करने होते हैं। तो पहले गुणनखंड करके बताएं क्या आएगा। 2x किस किस से मिलकर बना है? 2 into x, है ना। 3x स्क्वायर किससे मिलकर बना है? 3 की x से गुणा करेंगे, फिर x से। x स्क्वायर x गुणा x से ही तो होगा। और 4 2 गुणा 2 से, 2 दूनी 4। तो आपको कौन सा पद तीनों में कॉमन दिख रहा है? क्या दो सब में है? दो यहाँ नहीं है, तो आपका दो कॉमन नहीं हो सकता, दो हटा दे। तीन आपका यहाँ है, तीन और कहीं नहीं है, तो तीन भी आपका नहीं होगा। एक्स भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, तो यहाँ पे तीनों में एक्स होना चाहिए, तब आपका एक्स आता। तो जिन बच्चों ने एक्स लगाया उनका गलत होगा। क्यों? क्योंकि चार में एक्स नहीं है। तो वो सार गुणनखंड वो होता है जो सभी पदों में आए। तो सार गुणनखंड जो सभी पदों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो सभी पदों में क्या दिख रहा है बच्चों? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, ना दो दिख रहा है, ना तीन, ना एक्स। दो यहाँ आ रहा है तो दो यहाँ नहीं आ रहा, एक्स यहाँ आ रहा है तो एक्स यहाँ नहीं आ रहा। और बाकी कुछ है कोई ऐसा कॉमन? ना दो, ना तीन, ना एक्स। तो आपका कॉमन क्या होगा? 1। आपका 1 सभी से गुणा हो रही है तो वही आता है। तो जब ऐसा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपने पहले क्वेश्चन किया था तब आपका पहले में भी सात गुणनखंड कितना आ रहा था? 5xy+6 में आपका सात गुणनखंड कितना आ रहा था? 1। क्योंकि उसमें भी कुछ कॉमन नहीं था। 5 into x into y, और इधर 2 गुणा 3, कुछ भी कॉमन नहीं था। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो सात गुणनखंड कितना हो जाता है? 1, है ना। तो आपका आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्यों? यस क्योंकि यस मैम। कोई भी पद आपका
कॉमन नहीं है, जो तीनों पदों में आ रहा हो ऐसा कोई भी आपका पद में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है गुणनखंडों में जो तीनों में आ रहा हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन इसे देखिए, 2x+10, तो 2x+10 में देखिए क्या आ रहा है, 2x+10 में बताइए 2x किससे बना है, 2 x से, और 10 किससे बना है, 2 × 5 से। बताएं बच्चों, क्लियर है, बताएं, 2x किससे बना है, 2 Yes, x से, और 10 किससे बना है, 2×5 = 10 से। तो आपका कुछ कॉमन दिख रहा है, यस मैम, दो। दो। कॉमन दिख रहा है, 2, सभी बच्चों को दिख रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर क्या क्या बच रहा है, इधर x बच रहा है, इधर 5, तो नीचे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इधर x और इधर क्या बच रहा है, +5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, फिर से यस देखिए क्या मैम। करा, आपका 2x+10 है, तो हम इसके प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2x को हमने 2 × x में लिख दिया, 10 को हमने 2 × 5 में लिख दिया। यहाँ तक बच्चों समझ में आया था, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 घनिष्ठ दिख रहा है, सार गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, 2, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बच क्या रहा है आपका, पहले वाले पद में x बच रहा है, दूसरे वाले पद में 5 बच रहा है, तो आपका क्या बच रहा है, x+5, तो उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, जो बचा है उसे वो ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, x+5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, Yes, यस ma'am. जल्दी से नोट करें बच्चों, नोट करें जल्दी से, फिर से समझाना यही क्वेश्चन। ठीक है, फिर से समझाया बच्चे, तो देखिए आपका क्वेश्चन है 2x+10, तो 2x+10 को आप क्या लिख सकते हो, 2x को लिख सकते हो 2 × x, और 10 को क्या लिख सकते हो, 2×5 = 10, है ना, 2x को 2 × x और 10 को 2 × 5। बताइए यहाँ तक समझ में आया बच्चे, 2x के गुणनखंड कर दिए 2 × x, और 10 के गुणनखंड कर दिए 2 × 5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ ये, यस मैम। ये समझ में, जब ये समझ में आ गई तो इसके बाद आपको क्या देखना होता है, सार गुणनखंड, दोनों में कॉमन बताए क्या आ रहा है, दोनों पदों में के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 2, दोनों में 2 दिख रहा है आपको, दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर, जब 2 को दोनों में दिख रहा है, दोनों के आगे फिर क्या है, गुणा का निशान है, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, गुणा का निशान लगा दिया, बचा क्या अब आपका, इधर x बच रहा है प्लस, और इधर 5, तो जो आपका बच रहा है उसे आप इधर लिख दें ब्रैकेट में x+5। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है, Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। उल्टा भी आप देखोगे तो 2 की गुणा x+5 से जब आप गुणा करोगे, अभी आपने देखोगे सीखी थी, एक पद की 2 पद से गुणा करना, 2 की x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2x, 2 की 5 से गुणा करोगे, 2×5 कितना हो जाएगा, 10, फिर से आपका क्या आ जाएगा, 2x+10 आ जाएगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका आ गया 2x+10 में 2 कॉमन ले लिया, x+5 ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और पूछती हूँ आपसे, यदि आपसे पूछा जाए 14x+49, तो बताइए बच्चों क्या आएगा, गुणनखंड करके बताएं बच्चों क्या आएगा, मैम 7 कॉमन रहेगा। वेरी गुड, 14x के गुणनखंड क्या आ गए, 7 × 2 इंटू एक्स, 14x का आ गया 7 × 2 × x, और 49 का आपका क्या आ जाएगा गुणनखंड, 7 × 7 49, तो दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, 7 Yes, ma'am. ले लो, बचा क्या है, इधर आपका 2x बच रहा है, तो 2x, और इधर आपका क्या बच रहा है, 7, तो क्या आ जाएगा, 7 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2x+7। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों, किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट हो तो बताएं, Yes, ma'am. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, Ma'am. यस मैम। क्या आपकी आवाज कटकटी आ रही है बच्चे, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं, मैम 7 तो कॉमन ले लिया, फिर ये अंदर
अच्छा, देखो बच्चे 7 को कॉमन ले लिया, यहाँ से इस 7 को कॉमन ले लिया, यहाँ से इस 7 को कॉमन ले लिया, बचा क्या अब आपका, इधर आपका ये 2x बच रहा है तो ये आपका 2x आ गया, इधर आपका 7 बच रहा है तो ये आपका 2x प्लस 7 आ गया। जो बचा हुआ है उसे ब्रैकेट में लिख दो, जो बचा है वो आपका ब्रैकेट में चला जाएगा। बताएं, अब समझ में आया? जो आपका कॉमन हो yes, गया ma'am. वो बाहर रखिए, जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में ले आइए। क्लियर? यस ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन फिर बच्चों पोल में बताइए। आपका क्वेश्चन है 5xy प्लस 15y। ध्यान से 5xy प्लस 15y के गुणनखंड सही से करिए और फिर उसका ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैम कर दिया। गुड। मैम कर दिया। गुड। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सब बच्चे जल्दी से आंसर दें। ध्यान से बच्चों, आपको 5xy प्लस 15y दे रखा है, पहले उसके गुणनखंड करें, फिर 7 गुणनखंड को कॉमन लेकर जो बचा हुआ है उसे ब्रैकेट में रख दें। तो बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें। 9 में से सिर्फ 11 वोट आए हैं, 11 वोट में से 7 वोट सही है, 4 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। कर रखा है हमने तो। अभी 1-2 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से वो भी दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से बच्चे दें, फिर पोल एंड करें। चलिए फिर पोल को एंड करें बच्चों। आंसर देखते हैं। आपका बी आंसर सही है। जिन बच्चों ने ए और सी दिया है वो एक बार ध्यान से देखें। क्या पहले बच्चों क्या करना होता है, पहले इनके गुणनखंड करने होते हैं, तो पहले ध्यान से गुणनखंड करके बताएं क्या आएगा। 5xy के गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 15y के गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 की 5 से गुणा करेंगे और y की से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15y। तो ये हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिए, है ना। ये गुणनखंड कर दिए ताकि अब हम इनमें से 7 गुणनखंड उभयनिष्ठ देख सके। तो देखिए 5 दोनों में आ रहा है और y दोनों में आ रहा है ना। तो 7 गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, 5y दोनों में आ रहा है, 5y आपका दोनों में आ रहा है तो उसे बाहर निकाल लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, इधर x बच रहा है और इधर आपका 3 बच रहा है, तो x प्लस 3 आपका ब्रैकेट में बचेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। 5y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस 3। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो जिन बच्चों ने ए और सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि आंसर कौन सा सही होगा, बी। और नहीं समझ में आया तो बच्चों पूछ सकते हैं।
बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो, कोई डाउट हो नो तो मैम। बताएं बच्चों। 6y क्या लिखा है हेमंत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा? अच्छा, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चले, एक क्वेश्चन और पोल में पूछे। अब की बार आपको क्या दे रखा है? उल्टा बीजीय व्यंजक का गुणनखंड दे रखा है 3x ब्रैकेट में 7yx प्लस का 10y प्लस का 3। तो बीजीय व्यंजक बताइए क्या होगा? बीजीय व्यंजक बताना है आपको, क्या होगा? सॉल्व करके बताएं बच्चों, बीजीय व्यंजक क्या होगा? ध्यान से बच्चों गुणा करें, सभी बच्चे ध्यान से गुणा करें। आपको गुणनखंड दे रखा है और आपसे बीजीय व्यंजक पूछ लिया है, क्या होगा? बताइए बच्चों क्या होगा? ध्यान से गुणा करके बताएं क्या आएगा बच्चों। मैम कर दिया। बच्चों आधे आधे वोट आ मैम रहे हैं, कर आधे दिया। बच्चे सही कर रहे हैं, आधे बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम ध्यान कर से बच्चों दी। करें। आपको गुणा करनी है, गुणा करने में ध्यान दें, गलती ना करें। आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। बच्चों एक बार जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो एक बार चेक करें फिर से। आपको बीजीय व्यंजक याद करना है, बस गुणा करके बताना है। जो 7 गुणनखंड है उसकी सबसे गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट 10 सेकेंड। 12 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, पूरी क्लास ने गलत आंसर दिए हैं बच्चों। एक बार चेक करें। चलिए पोल को एंड करें फिर बच्चों, चेक करते हैं कहाँ गलती करी है। बच्चों कहाँ गलत नहीं समझ में आया? आपको गुणा ही तो करनी थी। पहले 3x की इससे गुणा करो। आपने मोनोमियल की ट्राइनोमियल से गुणा तो करी है, किसकी? एक पद की दो पद से, त्रिपद से गुणा करनी है। वैसे ही वही सेम है आपका, 3x की इससे गुणा करो। पहले 3x की 7yx से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 3 सत्ते 21। x की x से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर y। बताओ यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर वाई है क्या? किसी को 21xy दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो सी तो आपका पहले ही गलत हो गया। बताएं बच्चों, यहाँ पर x की x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। तो आपका ये तो पहले ही गलत हो गया सी। जिद आधे से ज्यादा बच्चों ने तो सी लगाया था। फिर उसके बाद 3x की गुणा 10y से करोगे कितना आ जाएगा? 3 ढाई 30x इंटू वाई। फिर 3 की x की गुणा 3 से करोगे, 3 3 9x। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जिन्होंने ऑप्शन बी या ए भी लगाया था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आएगा, जो केवल एक्स स्क्वायर वाई आएगा। यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो कोई बच्चा बताए जिसने सी लगाया हो, क्या सोच के सी लगाया बच्चों? एक्स वाई, अभी भी आप एक्स वाई कर रहे हो। राजेंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 21xy नहीं होगा, यही तो मैं आपको कह रही हूँ। जब आप 3x की गुणा 7yx से करोगे बताओ क्या आएगा?
3x की गुणा 7y x से गुणा करके बताओ कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। x की x से गुणा करोगे x स्क्वायर नहीं आएगा, x की x से गुणा करोगे आपका x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर y। तो क्या C में आपका x स्क्वायर y आ रहा है? नहीं, आप भी उसे x y लिख रहे हो, तो आपका x y नहीं x स्क्वायर y आएगा। बताएं बच्चों, राजेंद्र कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे बताएं आपका C क्लियर है? C आंसर नहीं है? यस मैम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो एक बार घर पे फिर से रिवाइज करिएगा। आज हमने क्या पढ़ा? सात गुणनखंड निकालना सीखा। सात गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो वो गुणनखंड जो सभी पदों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, वो आपका कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा जो है वो सभी में उभयनिष्ठ होगा, वही आपका सात गुणनखंड कॉमन फैक्टर होगा। तो आज की क्लास के लिए बच्चों अब यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।